जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट को यहां पर डिस्कस किया है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आर्मी एग्जाम 22 अप्रैल से 5 मई के बीच होने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पे मॉक टेस्ट की सीरीज लाए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं, तो 5वां जो मॉक टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। उसका पहला प्रश्न है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो 4 ऑप्शन में से आपने चूज कर लेना है और यहाँ पे मैं उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। भारत और चीन के मध्य दोस्तों मैकमोहन लाइन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। आपने ये बताना है कि जो सती प्रथा का अंत है उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस आंदोलनकारी का रहा है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो सती प्रथा का अंत है वो राजा राम मोहन राय ने 1829 में किया हुआ था। ये दोस्तों आंदोलनकारी था। और अगर आपका गवर्नर जनरल पूछा जाए तो दोस्तों जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आपने ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की हुई थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों की कब थी? तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी और 1829 में सती प्रथा का अंत किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर के अंदर हजरतबल दरगाह स्थित है। और जो आपका श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, ये कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की हुई थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो दोस्तों जो आपका इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि जो लज्जा नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन के द्वारा लज्जा नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रक्षा एकेडमी मतलब आपका पूछा जा रहा है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? यानी दोस्तों आपने बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिविलियन यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो दोस्तों जो आपका पहला परमाणु बम है वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 अगस्त को आपका दूसरा बॉम्ब गिराया गया था जो नागासाकी पर गिराया गया था, तो इसकी जो पूरी डेट है वो 9 अगस्त 1945 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डाक पते में उपयोग किया जाने वाला पिन नंबर का विस्तृत रूप क्या है? दोस्त जो आपका पिन है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों जो आपका पिन है इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस
शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो पेरिस है वो दोस्तों सीन नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पेरिस फ्रांस की राजधानी भी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जो आपका सऊदी अरब है इसकी मुद्रा दोस्तों रियाल हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता की पहली लड़ाई सन डैश डैश में हुई थी। तो दोस्तों स्वाधीनता की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आपने ध्यान रखना है जो स्वाधीनता की पहली लड़ाई है वो 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। पहली लड़ाई 10 मई 1857 को लड़ी गई, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने 15 क्वेश्चन जीके के डिस्कस किए वो खत्म हो चुका है। अब पार्ट 2 की ओर जाएंगे जिसमें हमारे साइंस के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 2 है साइंस, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसका पहला प्रश्न है लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो आपका लेप्रोस्कोपी है ये स्त्रियों से संबंधित है, जिसमें उनकी सर्जरी और रोग से संबंधित जांच की जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम है, आपने ये बताना है एंजाइम क्या होते हैं। तो दोस्तों जो एंजाइम है वो प्रोटीन कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एंजाइम है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे हल्की धातु है वो लिथियम है, जिसका संकेत Li है। दोस्तों ये भी आपने ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व दोस्तों आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस की बात करूं तो वो हीलियम हो जाएगा, और सबसे हल्की धातु की बात करूं तो वो दोस्तों आपका लिथियम हो जाएगा। तो आपने ये सारे पॉइंट आपने लिख लेने हैं, याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो दोस्तों जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे अधिक पूछे दोस्तों तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, वो वहां पे लाल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा गया था, तो सबसे कम दोस्तों बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न, रिकेटस रोग की कमी के कारण होता है। दोस्तों रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये आपने बताना है। तो जो आपका रिकेटस रोग है ये दोस्तों हड्डियों से संबंधित रोग है, ये इसमें आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। तो आपने ये बताना है कि जो रिकेटस रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका रिकेटस रोग है ये दोस्तों आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है, यानी किसके द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्युत जनरेटर के द्वारा दोस्तों आपकी विद्युत उत्पन्न होती है। ये विद्युत जनरेटर करता क्या है? ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, आपने ये बताना है जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या पाया जाता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन आपका रक्त में पाया जाता है, और रक्त में दोस्तों लोहा धातु पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित आहार में डैश डैश होता है, यानी आपका जो संतुलित आहार है वो किससे बना होता है? तो दोस्तों जो आपकी बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट एक निश्चित अनुपात में आपको एक आपकी जो निश्चित रेशो है उसमें होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये सभी होने चाहिए। अगर आपने बैलेंस डाइट लेनी है तो उसके लिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, एक अनुपात में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण फैलती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपने ये बताना है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो अस्थमा बीमारी दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण होती है, हवा प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है? दोस्तों आपका द्रव क्या होता है? यहाँ पे द्रव्य दोस्तों यहाँ पे द्रव्य की अवस्था बतानी है। द्रव होता है दोस्तों पदार्थ, द्रव को बोला जाता है पदार्थ, यानी आपका मैटर। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? पदार्थ की होती है दोस्तों 3 अवस्थाएं। अगर पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करूं तो होता है आपका प्लाज्मा, ये भी आपने ध्यान देना है।
जो प्लाज्मा है उसको पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। और किसी भी द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होता है? यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसका संतुलित आहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मिश्रण होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें 3 चीजें होती है दोस्तों, आपकी ऑक्सीजन भी होती है और आपका हाइड्रोजन भी होता है और आपका कार्बन भी होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण आ जाएगा, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों एक अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह किस यंत्र में नापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह को दोस्तों एमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो दोस्तों जो आपका हीरा और ग्रेफाइट है ये कार्बन के अपरूप है। दो यहाँ पे आपकी कार्बन है, कार्बन एक अधातु है, इसके दो दोस्तों अपरूप होते हैं, एक आपका हीरा और दूसरा आपका ग्रेफाइट जो यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आपने ये बताना है कि जो आपके हीरा और ग्रेफाइट है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों ये आपके एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स को दोस्तों अप्रूप बोलते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? ये अप्रूप है। और अप्रूप किसके है दोस्तों? ये कार्बन के अप्रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस जिसको आप लाफिंग गैस बोलते हैं, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो सूत्र है वो N2O हो जाएगा। ये आपका लाफिंग गैस है, हास्य गैस है, जिसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड और सूत्र क्या आ जाएगा? N2O आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर यानी जो आपका धरातल है, इसमें ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 46.6% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें मैथ वाला सेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीदकर 168 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों किसी चीज को जब आप खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 140 है। और दोस्तों इसको बेचा गया, बेचा यानी सेल किया गया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है SP वो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 168 आ जाएगा। तो आपने निकालना क्या है? यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? जो आपका लाभ प्रतिशत है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो आ जाता है लाभ गुणा 100, यानी प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, यानी आपका क्रय मूल्य। जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालोगे, सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि आपने वस्तु को 140 रुपए में खरीदा था और उसको 168 रुपए में बेच दिया। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कितने का दोस्तों यहाँ पे लाभ हुआ। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 168 में से दोस्तों 140 माइनस कर दोगे। तो जब आपने यहाँ पे 168 में से इसको माइनस किया तो आपका माइनस करके कितना है दोस्तों? 28। यानी जब आपने वस्तु को 140 में खरीदा और 168 में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 28 का प्रॉफिट हुआ। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकल के आएगा दोस्तों? लाभ कितने का हुआ है दोस्तों? 28 का गुणा 100, और आपने खरीदा कितने का था? कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी दोस्तों? 140 थी। अब यहाँ पे 0 से 0 कटा, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो दोस्तों आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया वो 2 × 10 आ जाएगा, यानी 10 दूना दोस्तों आपका 20 आ जाएगा। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 20%, जो यहाँ पे ऑप्शन डी पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटे 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर होते हैं? आपने ये बताना है। तो यहाँ पे आपके दिए हैं दोस्तों 3 घंटे और 45 मिनट, इनको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है? जो ये 3 घंटे है इनको भी आपने मिनट में बदल लेना है। तो 3 घंटे दोस्तों जब आप मिनट में बदलोगे तो इसको किससे गुणा करोगे? 60 से। यानी यहाँ पे 6 × 18, ये आपके 180 मिनट आ गए। और दोस्तों ये आपके पास 45 मिनट है, इनको आपने ऐड कर लेना है। तो इनको जब आप ऐड करोगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका
ये आ जाएगा 225 मिनट। अब आपने 225 मिनट को बदलना किस में है दोस्तों, ये आपने बदलना है सेकंड में। तो 225 मिनट है और 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड। तो दोस्तों जब आप इसको आपस में गुणा करोगे तो आपका 6×5 30 हासिल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा आपका 15 हासिल 1। 6 दूनी 12 और 1 कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 13, और यहाँ पे एक 0 बची हुई थी, तो जो आपका आंसर यहाँ पे आया वो 13,500 आया दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 छात्र 30, 40, 50, 60 और 70 का औसत क्या होगा। यानी अगर मैं औसत की बात करूं, एवरेज की बात करूं, तो औसत क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो यहाँ पे इसका एवरेज निकल के क्या आ जाएगा, इनका अगर आप योग करोगे, संख्याएं क्या दी है दोस्तों, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, और यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं हैं ये देखोगे तो ये टोटल संख्याएं आपकी 5 यहाँ पे दी गई है। तो इन सबको ऐड करोगे, ऐड करके कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 और 40 70, 70 और 50 करोगे तो आपका 120, 120 में 60 जोड़ोगे दोस्तों तो आपका 180, और 180 में आप यहाँ पे 70 को ऐड करोगे 250 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये जो आपका पूरा टोटल सम करके आया ये दोस्तों 250 आ रहा है, और जो आपकी टोटल संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 5 संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पंजा 25, और यहाँ पे एक 0 बची हुई है। तो दोस्तों जो आपका एवरेज है वो कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। अब दोस्तों जो आपकी थर्ड रेशो होती है वो होती है आपका b गुणा b अपॉन a, यानी आपका b का स्क्वायर अपॉन a दोस्तों, ये आपकी थर्ड रेशो होती है। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट a है वो 4 हो जाएगा, और जो b है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, b दोस्तों आपका 8 है तो 8 गुणा 8, और जो आपकी a की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो ये आपस में कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो आपकी जो थर्ड रेशो है वो कितनी आएगी दोस्तों, 8 गुना 2 8 दूनी यानी आपका 16। तो 16 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दोस्तों जो आपका अंडर रूट है ये सभी के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे आप जब इसको प्रिंट करते हो तो सबके ऊपर यहाँ पे बना नहीं सकते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हो इसको हमेशा अपने इकाई से शुरू करना है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके 12 है प्लस अंडर रूट आपका 11 है, प्लस दोस्तों यहाँ पे जो अंडर रूट 25 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। अब दोस्तों ये भी आपका ऐड हो जाएगा, यानी 12 प्लस अंडर रूट 11 और 5 कितने बने दोस्तों आपके, 16 बने। अब आप आगे देखोगे ये आपका 12 प्लस अंडर रूट 16 की वैल्यू देखोगे तो दोस्तों वो कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। तो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, 12 और 4 कितना होता है दोस्तों आपका, 12 और 4 16 हो जाएगा, और 16 अंडर रूट 16 वैल्यू किसकी है दोस्तों, वो 4 की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा दोस्तों आपका, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 68, 92, 35, इसमें दोस्तों आपने 9 की प्लेस वैल्यू और 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, यानी स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, आपने ध्यान से समझना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 9 का स्थानीय मान निकालोगे, तो आपने लिख लेना है कि 9 का स्थानीय मान निकालना है। अब 9 के बाद जितने आपके डिजिट दिए गए हैं उतनी जीरो लगानी है। 9 के बाद यहाँ पे 3 डिजिट दिए गए हैं दोस्तों, तो आप कितनी जीरो लगाओगे, 3 जीरो लगाओगे। अब 9 का स्थानीय मान तो दोस्तों आपके पास आ गया। अब स्थानीय मान किसका चाहिए, आपने 3 का चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 आपने लिख लिया, और 3 के बाद कितने डिजिट है दोस्तों, तो 3 के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट दिया गया है। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब दोस्तों अंतर का मतलब होता है माइनस, जो आपका अंतर है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, माइनस। तो आपने क्या करना है, 9 का जो स्थानीय मान निकला यानी 9000 और 30 का स्थानीय मान 30 निकला, इनका अंतर कर देना है। तो दोस्तों जब आप 9000 में से
30 यहाँ पे घटाते हो तो आपके पास कितना आता है दोस्तों, 8,970 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12 और 30 के तृतीय अनुपात के मान तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात के मान का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो चीजें साथ में निकालनी है, एक आपने थर्ड रेशो निकालनी है, एक आपने सेकंड रेशो निकालनी है। तो ये आपका जो 12 है ये हो जाएगा ए, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इसकी दोस्तों आपने सेकंड रेशो निकालनी है और इसकी आपने थर्ड रेशो निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें दिया है 12 और 30 के तृतीय अनुपात के मान तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात के मान का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो तृतीय अनुपात वो क्या होता है दोस्तों, तो बी गुणा बी अपॉन ए। ये तो आपका दोस्तों यहाँ पे तृतीय अनुपात है, और मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों, आपका अंडर रूट ए गुणा बी। तो यहाँ पे आपकी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपका बी दिया है 30, तो दोस्तों आपके 30 गुणा 30, और जो ए की वैल्यू है वो है यहाँ पे 12 दी हुई। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 9, और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी 25 दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 6 का पहाड़ा जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30, और यहाँ पे 6 दूनी दोस्तों आपका 12, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, यानी जो यहाँ का आपका रेशो निकल के आ गया वो कितना है दोस्तों, 15 पंजे 75, ये आपका 75 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका अंडर रूट 9 गुणा 25 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 225 आ जाएगी। और दोस्तों अंडर रूट 225 वैल्यू किसकी होती है, वो 15 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी आपका रेशो क्या निकल के आ गया दोस्तों, 15 निकल के आ गया। अब ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75। तो जो आपका फाइनल रेशो है वो क्या बना दोस्तों, 5:1, तो 5 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 और 117 का आपने दोस्तों महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया कि HCF कैसे निकालते हैं, सेम LCM वाले तरीके से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा नंबर भरोगे जिससे ये दोनों संख्याएं एक साथ विभाजित हो जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 रखूंगा, क्योंकि 3 से ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही है, विभाजित हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 3 का भाग जाएगा, 3 दूना 6, आपके 2 बच्चे 21 बना, और 21 दोस्तों 3 सत्ते 21, तो 27 बार ये पूरा पूरा जा रहा है। अब 117 के लिए 3 का भाग दूंगा दोस्तों, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पे आपका 2 वापस बचा, 27 बना, 3 9 में 27। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 से ये एक बार फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 का पहाड़ा 27 में दोस्तों, 3 9 में 27, और यहाँ पे 3 का पहाड़ा कितने बार जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो आपका जो यहाँ पे 9 और 13 है, 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य जो किसी से नहीं कटता है। तो दोस्तों HCF है वो क्या निकल के आ जाएगा, 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9, तो 9 इसका HCF होगा दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 450 रुपए की राशि 3 वर्ष में 504 रुपए हो जाएगी तो दर क्या होगी। अब आपका दर क्या होता है, अगर आप दर का सूत्र देखोगे तो दर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे क्या आ जाएगा आपका मूलधन गुणा समय, तो आपका ये दर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपने ध्यान से समझना है, जो पहले वाला यहाँ पे अमाउंट है वो क्या होगा आपका, वो होगा दोस्तों मूलधन यानी आपका प्रिंसिपल। और दोस्तों यहाँ पे समय की पहचान सभी को है, समय कितना है, समय है आपका 3 वर्ष, तो समय यानी टाइम। और दोस्तों 504 रुपए हो जाएगी, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी कि हो जाएगी, तो दोस्तों ये क्या है आपका, ये है आपका मिश्र धन यानी आपका अमाउंट, मिश्र धन यानी आपका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आपका जब मूलधन दिया हो, समय दिया हो और आपका अमाउंट यानी मिश्र धन दिया हो, तो आपका जो साधारण ब्याज है वो कैसे निकलता है दोस्तों, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो आपका SI है साधारण ब्याज है वो कैसे निकलेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो कितना है 504, यहाँ पे अमाउंट 504 है, और आपका जो प्रिंसिपल है वो 450 है, वो कितना है दोस्तों आपका 450। तो आपका
जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे निकल के आ जाएगा, 504 में से आपने माइनस करना है 450 माइनस करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो माइनस करके 54 आ जाएगा। अब आपकी दर इजीली निकल जाएगी, क्योंकि आपको साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पे पता चल गया है कि साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 54 है। तो आपकी रेट क्या निकल के आ जाएगी, साधारण ब्याज 54 है, साधारण ब्याज गुणा 100 फॉर्मूले का है, और प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों आपका 450, और समय दिया है इन्होंने 3 वर्ष। तो यहाँ पे 0 से 0 कटी दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे 3 एकम 3 और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे 3 अट्ठे 24, ये आपका 18 आ गया। फिर आपका यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, और 5 से ये कितने बार जाएगा दोस्तों, ये 5 से 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45। अब 9 एकम 9 और यहाँ पे 9 दूनी 18, तो आपकी रेट कितनी आएगी दोस्तों, 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, तो 4% आपकी दर निकल के आएगी। 4% दर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में ए, बी, सी ने कुल मिलकर 2000 मत प्राप्त किए। यदि ए और सी ने मिलकर 1500 मत प्राप्त किए तथा बी और सी ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए, तो सी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे आपका ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितने किए दोस्तों, 2000 मत प्राप्त किए। अब बोला कि यदि ए और सी, जो आपके ए और सी है, इन्होंने मिलकर 1500 मत प्राप्त किए, और यहाँ पे B प्लस सी ने कितने किए दोस्तों, 800 मत प्राप्त किए मिलकर। ये चीजें यहाँ पे आपकी आ गई। अब C के मतों की संख्या बतानी है, तो दोस्तों आप देखोगे कि A प्लस बी प्लस सी इन्होंने मिलकर कितने 2000 मत प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे आप अगर C की वैल्यू डालनी है दोस्तों, तो यहाँ पे B और C का वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे आप A प्लस बी और C ने दोस्तों मिलकर कितने मत प्राप्त किए, मिलकर 800 मत प्राप्त किए, और इनों का जो कुल मत था वो 2000 था। तो यहाँ पे दोस्तों A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे A निकल के आ जाएगा, जब आप 2000 के पास 800 ले जाओगे तो दोस्तों 2000 में से आप 800 माइनस करोगे तो कितना आपका वापस बचा, तो A की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1200 आई। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे A और C है, A की जगह वैल्यू डाल देंगे तो C की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे A प्लस सी मिलकर कितने वोट प्राप्त किए इन्होंने दोस्तों, ए और सी ने 1500 वोट प्राप्त किए। अब ए की वैल्यू तो निकल गई है, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1200, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 1200, प्लस सी बराबर है किसके बराबर है, ये 1500 के बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे सी की वैल्यू बिल्कुल निकल गई, आपने सी की निकालनी थी, तो 1500 के पास क्या ले जाओगे आप, परे 1200 ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों 1500 में से 1200 गए तो वो कितने आ गए दोस्तों, आपका 300 यहाँ पे राइट आंसर आ गया कि सी के द्वारा कितने मत प्राप्त किए गए थे, तो सी के द्वारा अकेले 300 मत प्राप्त किए गए थे। प्रश्न है, एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। तो दोस्तों आप ये आपका ट्रिक के हिसाब से आपने इसको निकालना है। आप देखोगे कि इधर आप मीटर पर सेकंड में 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 पंजा 25 और 5 छिका 30। ये दोस्तों मीटर पर सेकंड में चाल होती है किसी भी, चाहे आपका गाड़ी है, चाहे आपकी बस है, रेलगाड़ी है, कुछ भी हो, ये मीटर पर सेकंड की चाल होती है। और दोस्तों यहाँ पे जब आप इसको किलोमीटर पर आवर में लाओगे तो यहाँ पे आपने 18 का पहाड़ा चलाना है, यानी आपका 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90 और 18 छिके 108। तो दोस्तों ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ पे क्या दिया गया था, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल दी गई है, और आपका मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 18 का पहाड़ा 3 बार और 5 का पहाड़ा कितने बार दोस्तों, तो ये आपका जो जोड़ा बना दोस्तों, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही वो मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 15 आ जाएगा। तो इसमें आंसर नहीं है, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 हो तो x का मान ज्ञात करें। औसत दोस्तों होता क्या है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये आपका एवरेज का सूत्र होता है। एवरेज इन्होंने दी है, एवरेज कितनी है
औसत 25 है। अब एवरेज कितनी है 25, और आपका सम ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, यानी आपने ऐड किसको करना है 40 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35, और 35 के साथ क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पे दोस्तों एक्स आ जाएगा। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या आपकी 6 है। तो दोस्तों यहाँ पे इनको आप ऐड करोगे तो 25 इसका एवरेज दिया गया है, और इसको आप ऐड करोगे तो 40 और 10 50 70, और यहाँ पे जो आपका 25 और 35 है ये 60 आ गया। तो 70 और 60 दोस्तों यानी आपका 130 प्लस एक्स आ गया, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या आपकी 6 दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 25 की मल्टीप्लाई हुई 6 में, तो ये कितना आया दोस्तों आपका 150 आया। और यहाँ पे कितना है 130 प्लस एक्स दिया गया है। अभी 130 अरे आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 150 में से माइनस करोगे 130 तो आपका 20 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स दिया गया है तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों आपकी 20 आ गई। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मान लो ये आपके पास कोई दो वृत्त दिए गए हैं, और इनकी जो त्रिज्या है, इसकी जो दोस्तों आपकी पहले की त्रिज्या है ये कितनी दी गई है 4 दी गई है, और जो दूसरे वाला है इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, इसकी त्रिज्या 5 दी गई है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और इसका भी दोस्तों जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल है सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी दोस्तों आपका क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई से पाई यहाँ पे कट गया। अब आर का स्क्वायर मतलब दोस्तों आप किसका स्क्वायर करोगे, आर कितना है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। तो ये आपका निकल के क्या आ गया 16:25, यानी इसको लिखोगे कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में दोस्तों 16/25। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16/25। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है पॉइंटों की जोड़ करनी है। यहाँ पे पॉइंटों की जोड़ करने के लिए आया है, तो क्या पॉइंट की जोड़ दी गई है आपका 666.66। उसके बाद दोस्तों आपका कितना है 66 पॉइंट यहाँ पे 66 दिया गया है, फिर आपका 6.66 दिया गया है, अंत में 0.66 दिया गया है। दोस्तों जब भी आप पॉइंट वाली जोड़ करते हो आपने पॉइंट वाली जोड़ में एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये आपका पॉइंट है वो बिल्कुल एक सीध में आना चाहिए। अब दोस्तों इनको ऐड करोगे तो 6 और 6 12, 6 18 और 6 24, 24 का 4 हासिल 2। तो दोस्तों ये भी आपका 24 आ जाएगा। 6 और 6 12, 18 और 6 24, 24 में आपकी दोस्तों 2 हासिल रहेगी तो कितना बना 26 बना। 26 के हासिल फिर 2 आगे, फिर दोस्तों यहाँ पे देखा कि पॉइंट बिल्कुल सीध में आपने नीचे लेना है। अब यहाँ पे 6 और 6 12 और 6 18, 18 में दोस्तों आप 2 जोड़ोगे तो 20 बन जाएगा। 20 की 0 हासिल 2। अब यहाँ पे 6 और 6 12, 12 और 2 कितने बनेंगे 14 हासिल 1। 6 और 1 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इसका जो आपका पॉइंट वाली जोड़ है वो कितनी आई दोस्तों आपकी 740.64। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी पॉइंट वाली जोड़ है, ये बहुत इजी होती है। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि जो ये आपकी पॉइंट है दशमलव है ये जोड़ते बारी बिल्कुल एक सीध में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे 2 आदमी दिए गए हैं, एक आपका ए दूसरा आपका बी। अब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों 5x और 6x है, यानी 5 और 6 है। तो हमने पहले अनुपात के साथ x की वैल्यू लगा दी क्योंकि दोस्तों हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब क्या हुआ 6 वर्ष बाद, तो जो आपका 5x का था वो 6 वर्ष बाद कितना हुआ दोस्तों 5x प्लस
6। आप सभी को पता है कि बाद के लिए प्लस यूज करते हैं, तो जो 5x का था 6 वर्ष बाद वो 5x प्लस 6 हो गया। अब जो 6x का था वो 6 वर्ष बाद कितना हो गया दोस्तों, 6x प्लस 6 हो गया। अब इन्होंने बोला कि जो 6 वर्ष बाद है इनका अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। अब आप यहाँ पे इनकी अनुपातों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 7 पंजे कितना आ जाएगा आपका, 35x आ जाएगा, प्लस 7 छिके कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 42 आ जाएगा। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों। इसके साथ एक समीकरण आपकी कंप्लीट हुई। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो 6 की 6 में आपकी गुणा जाएगी तो छिका छिका कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 36x आ जाएगा, प्लस 6 की 6 में गुना तो कितना आ रहा है आपका, 36। अब दोस्तों x वाले एक साइड बिना x वाले एक साइड, तो मैंने यहाँ पे 42 के पास क्या ला दिया, 36 ला दिया, और यहाँ पे जो आपका 36x था इसके पास 35x परे ले गया, तो 36x में से आपका 35x आपका माइनस हो जाएगा। अब 42 में से 36 गए तो आपका 6 बचा दोस्तों, और 36x में से 35x गए तो आपका 1x बचा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई। इन्होंने पूछा क्या है कि b की आयु ज्ञात करे, तो दोस्तों जो आपका b का वर्तमान अनुपात है वो कितना है, 6x है। तो 6 गुना x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 है, तो छिगा छिगा 36। ये दोस्तों b की क्या आई, वर्तमान आयु आई। यहाँ पे देखो दोस्तों, इन्होंने पूछा कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, तो अभी वर्तमान में ये 36 साल का है। तो दोस्तों आज से 5 वर्ष पहले, तो आपने 36 में से माइनस क्या करने हैं, 5, क्योंकि दोस्तों पहले के लिए आप माइनस करते हो और बाद के लिए ऐड करते हो, ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। तो वर्तमान आयु इसकी 36 वर्ष है। अब आपने ये बताना है कि अगर आज ये 36 का है तो 5 वर्ष पहले कितने का था, तो दोस्तों 5 वर्ष पहले कितने का था, ये 31 वर्ष का था। तो 31 वर्ष ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग का पहला प्रश्न है, यदि नोट को PQBG लिखा जाता है तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आपका NOTE नोट को किस प्रकार से लिखा जाता है, PQV और G, इस हिसाब से लिखा जाता है। तो दोस्तों इनका आपस में रिलेशन क्या बना, जो आपका N है वो 14 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है, जो आपका T है वो 20 नंबर पे है, और E आपका 5 नंबर पे है। P की बात करें तो दोस्तों 16, Q 17, V 22 और G आपका 7 नंबर पे है। तो दोस्तों इसका आपस में रिलेशन आपने देखना है कि रिलेशन क्या बन रहा है। दोस्तों 14 से आप 16 पे गए प्लस 2 करके, 15 से 17 पे प्लस 2, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस 2 की सीरीज चल रही है, 20 से 22 प्लस 2, और आपका 5 से 7 यानी आपका प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों टाइम को कैसे लिखा जाएगा, तो टाइम को भी आप इसी प्रकार से लिखोगे, T आपका 20 पे है, I आपका 9 पे है, M 13 पे है, और E किस पे है दोस्तों आपका 5 पे है। तो 20 पे आप 2 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 20 और 2 22, 22 पे V होता है। 9 पे दोस्तों आप 2 जोड़ोगे, 9 2 11, 11 पे आपका K होता है। 13 में 2 जोड़ोगे, 13 और 2 15, 15 पे आपका O होता है, और 5 में आप क्या जोड़ोगे दोस्तों, 2 ऐड करोगे, 5 और 2 7, 7 पे आपका कितना होता है दोस्तों, G होता है। तो जो आपका आंसर आया VKOG जो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो बताए वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे दिशा बना लेनी है, और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है लव, जो क्या करता है, अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जाता है, और जब वो उत्तर दिशा की ओर जाता है तो दोस्तों कितना जाता है, वो 10 किलोमीटर जाता है। अब वो जब उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, फिर वहां से दक्षिण दिशा दोस्तों आप देखोगे ये कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ऊपर वाली दोस्तों आपकी उत्तर है, और नीचे वाली क्या आ जाएगी आपकी दक्षिण आ जाएगी, दक्षिण दिशा आ जाएगी दोस्तों। तो वो क्या करता है, पहले अपने घर से उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर, अब क्या करता है वह फिर वहां से दक्षिण की ओर आता है। दक्षिण की ओर दोस्तों कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे कितना आएगा, वो वापस यहाँ से वो नीचे आ रहा है, तो नीचे कितना आया वापस दोस्तों, नीचे आया 6 किलोमीटर। ऊपर को 10 किलोमीटर गया था, अब नीचे दक्षिण की ओर कितना आ गया, 6 किलोमीटर। फिर दोस्तों पूरब दिशा की ओर गया, तो पूरब दिशा इधर को है, तो पूरब दिशा की ओर गया, और गया कितना आपका
3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर यहाँ से वो इधर को जा रहा है। अब पूछ रहा है तो बताए वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब दोस्तों उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, तो आपने ये बताना है कि यहाँ से और यहाँ के बीच का कितना डिस्टेंस है। तो आपने देखा दोस्तों, वो यहाँ से पहले ऊपर 10 गया था, तो 10 से नीचे 6 आया, यानी यहाँ पे कितना बचा है आपका 4 किलोमीटर बचा है। ये दोस्तों आपका पाइथागोरस से निकलेगा, और पाइथागोरस क्या होती है आपकी h का स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये पाइथागोरस से आपका निकलने वाला है। जब भी कभी आपका आदमी बिल्कुल 20 में छोड़ दे तो हमेशा पाइथागोरस से निकलता है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से यहाँ दोस्तों ये आ जाएगा b की वैल्यू, और दोस्तों ये जो आपकी वैल्यू है ये है p की। तो आपने निकालना क्या है दोस्तों, h निकालना है। तो h बिल्कुल आपका निकल के आ जाएगा, h का स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर। अब p कितना दिया है दोस्तों, इन्होंने p दिया है 3 किलोमीटर। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से और यहाँ कितना है आपका 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ आपका 4 किलोमीटर है। तो p की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर, यानी 3 का स्क्वायर। और जो आपका b है बेस दोस्तों ये वाला है, तो बेस कितना है आपका 4 का स्क्वायर, यानी 4 किलोमीटर है, तो 4 का स्क्वायर। अब आपका h का स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, और आपका जो 4 है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब दोस्तों ये आपका h का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा 16 और 9 25। अब आप सभी को पता है जब यहाँ से आपका स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या का क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, आपकी 5 की वैल्यू होती है। तो आपका h निकल के आ गया, h कितना है दोस्तों 5। तो वो यहाँ से दोस्तों अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये तो आ गया कि 5 किलोमीटर दूर है। अब आपने दिशा भी साथ के साथ बतानी है। तो दोस्तों आप देखोगे कि वो इस दिशा में यहाँ पे भटका हुआ है, और ये दिशा कौन सी आएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व वाली दिशा आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर दूर है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, बी का सी से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसको हम डायग्राम में ले लेते हैं। बी पिता है सी का, जो दोस्तों बी है वो पिता किसका है, सी का है। तो आपको बी का पता चला कि बी पिता है किसका, सी का। अब इन्होंने बोला परंतु सी बी का पुत्र नहीं है, यानी जो ये सी है वो बी का पुत्र नहीं है। इसका मतलब दोस्तों अगर ये पुत्र नहीं है तो क्या है, पुत्री है। क्योंकि दोस्तों सी जो सी का पिता है वो बी है, लेकिन दोस्तों पिता पुत्री का भी हो सकता है, पुत्र का भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट में हमें क्लियर हो गया कि जो बी है वो पिता है सी का, लेकिन जो ये सी है वो बी का पुत्र नहीं है। इसका मतलब अगर पुत्र नहीं है तो ये सी क्या है दोस्तों, ये पुत्री है। अब इन्होंने पूछा क्या कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी जो ये सी है वो बी की क्या लगती है दोस्तों, तो जो सी है वो बी की पुत्री है, यानी आपकी यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा आपका, पुत्री यानी बेटी है। तो दोस्तों यहाँ पे बी और सी पुत्री और बेटी इकट्ठी दी गई है, तो इसमें से कोई भी आपका आया हो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोग्राफ्स दिया गया है, और आपने ये बताना है कि ऑटोग्राफ से यहाँ पे कौन सा जो शब्द है वो नहीं बन सकता। तो दोस्तों यहाँ पे पहला देखा आपने कि पहले के पास P, तो ऊपर वाले के पास भी P है, A भी है दोस्तों, T भी है, H भी है, O भी है और S भी है। तो दोस्तों पहले वाला बन सकता है। अब दूसरे वाले की बात करें, दूसरा क्या है दोस्तों आपका G, तो बिल्कुल G इसके पास है। अब R की बात करें, R भी है दोस्तों, और E की बात करें तो E दोस्तों इसके पास नहीं है। तो आपका जो नहीं बन सकता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी ऑटोग्राफ से नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी के पास ई है और ई ऑटोग्राफ में कहीं भी नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। अगला प्रश्न, आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो बताए बीते कल से पहले कौन सा बार था। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हमेशा आज से शुरू करते हैं, तो आपने ये लाइन यहाँ पे डाल दी आज वाली। अब क्या बोला, आने वाले कल के बाद, आने वाला कल कब होगा, ये अगर दोस्तों आज है तो ये आपका आने वाला कल है, तो ये आपने ध्यान देना है। आने वाले कल के बाद, ये आज है, ये कल है, कल के बाद क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा, ये आपने ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। आने वाले कल,
ये आपका आज है, ये आने वाला कल है, और कल के बाद क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। ये तो आपका बन गया। तो बताए बीते कल से पहले कौन सा दिन था। अब अगर दोस्तों ये आज है, ये आपका बीता कल है, बीते कल से पहले कौन सा बार। अब बीते कल से भी पहले वाला, ये वाला दोस्तों आपने यहाँ पे बार बताना है। तो हम यहाँ से शुक्रवार से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार दिया है। यानी दोस्तों अगर ये शुक्रवार है तो ये आपका क्या रहा होगा, वीरवार रहा होगा, वीरवार। अगर ये वीरवार है दोस्तों तो ये क्या रहा होगा, इधर बुधवार। यानी आज कौन सा है, बुधवार है। तो बीता कल क्या रहेगा दोस्तों, मंगलवार रहा होगा, मंगलवार। और दोस्तों मंगलवार से पहले वाला दिन क्या रहा होगा, आपका सोमवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, आपका सोमवार होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, जिसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से आपके कितने सही हुए दोस्तों।